गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसको काफी दिन से डिस्कस भी कर रहे हैं, दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स या इसका दूसरा नाम है टॉर्क। बच्चों, जैसे ही टॉर्क का कॉन्सेप्ट हम लोगों के दिमाग में आता है तो सीधे सीधे हम लोग पहुंचते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। देखिए, जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो दो काम कर सकता है, एक तो डिस्प्लेसमेंट दे सकता है, दूसरा टर्निंग दे सकता है। तो अगर फोर्स का इफेक्ट टर्निंग वाला है, यानी फोर्स लगाने से बॉडी में कोई टर्न आ जाता है, रोटेशन हो जाता है, घूम जाती है, तो हम लोग उसे कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, या उसका नाम देते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, या उसका तीसरा नाम देते हैं टॉर्क। टॉर्क को या मूवमेंट ऑफ फोर्स को या टर्निंग इफेक्ट फोर्स को हम लोग टाउ से डिनोट करते हैं। इस तरीके का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों को मिलता है। अब बेसिकली होता क्या है जरा समझिए। मान लीजिए ये मेरे पास कोई एक बॉडी है और ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर रखी हुई है, मैंने इसके ऊपर कोई फोर्स एफ अप्लाई किया। इस फोर्स की वजह से इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई या पोजीशन चेंज हो गई। मैं पोजीशन चेंज हो गई ज्यादा अच्छा कहूंगा। मान लीजिए कितना चेंज हो गई, dx हो गई या डेल्टा x हो गई, यानी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम लोगों को वर्क का कॉन्सेप्ट मिला था। अब अगर मान लीजिए मैं इसी बॉडी के ऊपर वही फोर्स अप्लाई करता हूं, लेकिन सपोज इस बॉडी का ये वाला एंड क्या है, फिक्स है, ये यहां से नहीं हिल सकता, तो मेरे फोर्स लगाने पर ये बॉडी कुछ नई शेप इस तरीके से ले लेती है, या मैं कहूंगा नई ओरिएंटेशन बॉडी की ऐसे हो जाती है, यानी इसके एंगल में चेंज हो जाता है, इसकी ओरिएंटेशन में चेंज हो जाता है। बॉडी अपनी पोजीशन से नहीं शिफ्ट होती, लेकिन उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। फोर्स लगाने का अगर टर्निंग इफेक्ट मेरे को मिलता है तो मैं यहां पे कहता हूं क्या, फोर्स को नया नाम देता हूं, दैट इज टॉर्क। नो डाउट जब मैं टॉर्क की बात करूंगा, इसका फॉर्मूला भी हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, आर क्रॉस एफ होता है, जानते हैं हम लोग। पीछे हम लोगों ने जब वेक्टर रोटेशन की बात की थी तो वहां पे पढ़ा था। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां फोर्स लगाने से अगर बॉडी की ओरिएंटेशन में चेंज हो रहा है, मैं शेप की बात नहीं करूंगा, ओरिएंटेशन की बात करूंगा, अगर बॉडी की ओरिएंटेशन में चेंज हो रहा है तो हम लोग इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स या मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यही सारी की सारी चीजें हम लोगों ने यहां डिफाइन में दे रखी हैं, आप लोग अपने नोट्स में इनको मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली जो टर्निंग इफेक्ट है या टॉर्क है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, हम लोगों ने फोर्स की वैल्यू कितनी लगाई है। दूसरा जो अहम बात है, मेन बात है, वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहता हूं, तो मुझे ये समझ लेना चाहिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है। इसको समझने के लिए मैं अपने एक दरवाजे का केस लूंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये मान लीजिए मेरे घर में कोई भी लगा हुआ नॉर्मल एक दरवाजा है, ये दरवाजा है, ठीक है। हम सब लोग जानते हैं कि दरवाजे का जो एक एंड है वो हमारा फिक्स होता है विद द हेल्प ऑफ हिंज, हिंज के साथ में ये फिक्स होता है। अब मेरे दरवाजे का हैंडल जनरली यहां आउटर एज पे लगा होता है, तो नो डाउट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हिंज वाला पोर्शन है, हिंज वाला लाइन ऑफ एक्शन है। और हिंज वाले लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर जहां मेरा हैंडल लगा है, अगर मैं उसकी बात करता हूं, क्यों उसकी बात करता हूं, क्योंकि मैं जो फोर्स अप्लाई करता हूं वो इस हैंडल के ऊपर ही करता हूं। तो जो लाइन ऑफ एक्शन है किसकी, फोर्स की, कहां लग रही है, हैंडल के ऊपर, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अप टू एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या कहलाती है, ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टॉर्क है, टर्निंग इफेक्ट है, वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो मैंने दरवाजे को खोलने के लिए या बंद करने के लिए कितना फोर्स अप्लाई किया, दूसरा मैंने फोर्स कहां अप्लाई किया, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे अप्लाई किया या बीच में अप्लाई किया या और नजदीक किया या और नजदीक किया। अब मान लीजिए किसी पर्सन को फिजिक्स नहीं आती, बिहेवियरल नॉलेज भी नहीं है, वो ये वाला फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही लगाना शुरू कर दे, वो कितना भी फोर्स लगाएगा
लेकिन दरवाजा नहीं घूमेगा, दरवाजे में टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा, यानी दरवाजा नहीं खुलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टर्निंग इफेक्ट है या टॉर्क है वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 1, मैंने फोर्स कितना अप्लाई किया। नंबर 2, मैंने फोर्स लगाया कहां पे, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैं जरा आगे की बात करना चाहूंगा, कुछ टर्मिनोलॉजी और यहां डिस्कस करना चाहूंगा रिलेटेड टू व्हाट टर्निंग इफेक्ट या टॉर्क। देखिए, ये मैंने एक डायग्राम लिया, बुकिश डायग्राम इसे कह सकते हैं। वैसे बेटर ये था कि जो अभी मैंने दरवाजे वाला केस समझाया था वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा था, लेकिन फिर भी मुझे इसे पढ़ना चाहिए। मान लीजिए ये मेरे पास कोई भी एक लेमिना है, ये मैंने कोई भी इरेगुलर शेप का लेमिना डिस्कशन में ले लिया। इस लेमिना का ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी इस एक्सिस के अलोंग मैं इसको घुमाने की कोशिश कर रहा हूं। लेमिना के अंदर मैंने कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जिसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट के ऊपर फोर्स मैं इस डायरेक्शन में भी लगा सकता था, ऐसे भी लगा सकता था, ऐसे भी लगा सकता था, डजंट मैटर, लेकिन मैंने आर्बिट्रेरी कोई भी एक डायरेक्शन ये पकड़ ली कि मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं। तो नो डाउट जो टर्निंग इफेक्ट है, जैसा मैंने अभी पढ़ा, वो दो बातों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं। दूसरा, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है। अब ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी को आगे पीछे बढ़ा दो। एग्जैक्टली दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये लाइन ऑफ एक्शन से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस या मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिसे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन के नाम से भी जान रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास d है, इस d के ऊपर डिपेंड करेगा क्या, टॉर्क। मैं इसको भी प्रोपोर्शनलिटी लगाता हूं, इसको भी प्रोपोर्शनलिटी लगाता हूं, दैट इज d। अब दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो टॉर्क इक्वल्स टू fd। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रहे, फोर्स मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, एज वेल एज टॉर्क भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऑलवेज आई मे राइट हियर fd sin थीटा बिकॉज ऑफ देयर मस्ट बी ए क्रॉस प्रोडक्ट, तभी ये रिजल्ट मेरा वैलिड हो सकता है। और मैं इसको लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं, क्या, f क्रॉस d, या कोई बच्चा लिखता है d क्रॉस f। नो डाउट दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, काफी डिफरेंस है। मैं इसको f क्रॉस d कब लिखूंगा, d क्रॉस f कब लिखूंगा, ये बात मुझे अभी यहां पे सीखनी है जब मैं डायरेक्शन की बात करूंगा। आई होप सो आप लोगों को यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन क्लियर हो गया होगा, आपको यहां से एक्शन ऑफ फोर्स क्लियर हो गया होगा, या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्लियर हो गया होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है। लाइन ऑफ एक्शन के साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। डियर स्टूडेंट, जितना मैंने एक्सप्लेन किया है उसी चीज को यहां पे मैंने मेंशन कर दिया है। ये x स्टैंड फॉर टॉर्क, तो यहां पे आप लोग टॉर्क का साइन लगा लेंगे। यहां फाइनली मैंने लिखा भी है, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म, सॉरी। तो देखिए लीवर आर्म क्या है, अगेन ये जो मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट था, जो मिनिमम डिस्टेंस थी किस किस के बीच में, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एज वेल एज एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में, इसी को मैं लीवर आर्म भी कहता हूं। मैं क्या कहता हूं, इसको लीवर आर्म कहता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे टॉर्क को मैं फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म के टर्म्स में भी डिनोट कर सकता हूं, लिख सकता हूं। तो दैट इज द कांसेप्ट रिगार्डिंग टू डिटरमिनेशन ऑफ टॉर्क। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, व्हाट अबाउट डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। जैसा मैंने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई अगर कर दिया जाए तो क्या मिल जाता है, टॉर्क मिल जाता है। तो सिंपल सा मैं यहां पे फोर्स की डायमेंशंस लिखता हूं, दैट इज mlt-2। मैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की लिखता हूं l, तो ml2t-2। आपको याद आ गया होगा, यही डायमेंशंस किसकी थी, वर्क की थी। तो अगर आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में मिल जाता है कि गिव 2 क्वांटिटीज व्हिच हैव सेम डायमेंशंस बट दे आर डिफर, तो आप लोग यहां पे वर्क और टॉर्क दोनों को एग्जांपल की फॉर्म में दे सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, यहां तक इसके नोटेशन का प्रश्न है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगेन एक्स इन्होंने डिनोट कर रखा है, डजंट मैटर। मेरे घर में नया बच्चा पैदा हुआ, मैं उसका कुछ भी नाम रखता हूं, ये एक अलग बात है कि मेरा जो गोत्र है, जो जिस कम्युनिटी में मैं रहता हूं, उसके अकॉर्डिंग उसको सरनेम प्रोवाइड कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आप मान लीजिए एक नई क्वांटिटी पढ़ रहे हैं टॉर्क, तो आपका मन, आप उसको कोई भी नाम देते हैं, डिफरेंट बुक्स हैं डिफरेंट नाम देती हैं, लेकिन जो कॉमनली नाम दिया जाता है वो दिया जाता है टाउ। डियर स्टूडेंट्स, टॉर्क की यूनिट्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो अगेन यहीं से मैं यूनिट निकाल देता हूं। मास के लिए किलोग्राम, दैट इज मीटर स्क्वायर, अपॉन में सेकंड स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं न्यूटन मीटर के नाम से भी जान सकता हूं। तो यूनिट ऑफ टॉर्क की जब मैं बात करूंगा तो यहां निश्चित रूप से न्यूटन मीटर मेरे को इसकी ऐसा यूनिट मिल जाएगी। सीजीएस यूनिट की बात करूंगा तो डाइन सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब जो अहम बात है वो आती है टॉर्क की डायरेक्शन को लेकर के। जैसा अभी मैंने बताया था कि एक बच्चा लिखता है टॉर्क इक्वल्स टू एफ क्रॉस डी, दूसरा बच्चा लिखता है डी क्रॉस एफ। तो नो डाउट इन दोनों में काफी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? दोनों की डायरेक्शन का डिफरेंस है। इसकी डायरेक्शन के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन होगी इसकी। तो अब ये डायरेक्शन कैसे देनी है, कब मेरे को एफ क्रॉस डी लिखना है, कब डी क्रॉस एफ लिखना है, ये बात मैं इस साइन कन्वेंशन के थ्रू समझने की कोशिश करूंगा। साइन कन्वेंशन में जैसा आप सब लोगों को पता है कि जब भी एंगल मेजरमेंट की बात आती है तो ऑलवेज वी मेजर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो हम लोगों को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही पॉजिटिव कंसीडरेशन करते हुए, पॉजिटिव में कंसीडर करते हुए टॉर्क की डायरेक्शन देनी होती है। यहां मैंने मेंशन किया हुआ है साइन कन्वेंशन में, द मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क टेकन पॉजिटिव इफ टर्निंग टेंडेंसी ऑफ द फोर्स इज एंटी क्लॉकवाइज। आपने किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया और मान लीजिए ये आपका, अगेन मैं दरवाजा ले लेता हूं और इस दरवाजे के ऊपर आप लोगों ने यहां पे फोर्स अप्लाई किया। अब फोर्स अप्लाई करने से अगर इसकी टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज आती है, कैसी आती है? एंटी क्लॉकवाइज आती है, तो ऐसी स्थिति में आप टर्निंग इफेक्ट को पॉजिटिव लेंगे, यानी कि टॉर्क को पॉजिटिव लेंगे। और मान लीजिए यही दरवाजा मेरा फोर्स लगाने से क्लॉकवाइज रोटेट करता है। कैसे क्लॉकवाइज रोटेट करता है? तो क्लॉकवाइज रोटेशन के केस में आप टॉर्क को माइनस का साइन प्रोवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट है साइन कन्वेंशन को लेकर के, किसके? टॉर्क के। आई होप सो साइन कन्वेंशन आपको क्लियर होगा। अब जहां तक बात है टॉर्क की डायरेक्शन देने का, तो उसके लिए राइट हैंड स्क्रू रूल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था, वही अगेन हमें यूज करना है। आगे अभी आएगा तो हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं बात करता हूं रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, या लीवर प्रिंसिपल के नाम से मैं इसको जानता हूं। लीवर प्रिंसिपल का सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है कन्वेंशनल तराजू, जिसे हम लोग फिजिकल बैलेंस का नाम देते हैं। एक तरफ आपने देखा होगा बट्टा रखा जाता है, दूसरी तरफ जलेबी रखी जाती है। जब बट्टा और जलेबी दोनों आपस में ऊपर नीचे होके बराबर हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि हमारी तराजू इक्विलिब्रियम में है, यानी बराबर बराबर हो गया। तो एग्जैक्टली जो तराजू का एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके रेस्पेक्ट में हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे कि अब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। यानी जो मास की वजह से, या जो हमने वेट रखा था, मेजरिंग वेट रखा था, उसकी वजह से लगने वाला टॉर्क बराबर हो गया जलेबी की वजह से लगने वाले टॉर्क के। तो ऐसी स्थिति में दोनों टॉर्क एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर दे रहे हैं और तराजू मेरी स्थिर हो जा रही है, स्टेबल हो जा रही है। तो उस कंडीशन को मैं कहता हूं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स हमारे क्या हो सकते हैं, ये बात अभी हम लोग समझने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, रोटेशनल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने यहां डेफिनेशन दे रखी है, समझा दिया मैंने आपको जलेबी, तराजू और मेजरिंग वेट्स को लेकर के क्या डिफाइन है, ये जरा हम लोग देखते हैं। When a body is in rotational equilibrium, the sum of clockwise movements about any point is equal to the sum of anti-clockwise movements about that point. Dear students, एक ही पॉइंट के अक्रॉस अगर दो टॉर्क काम कर रहे हैं, तराजू वाला केस है, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स
जो है वो बराबर हो जाए क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के, या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो जाए क्लॉकवाइज टॉर्क के, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे कि हमारी जो बॉडी है वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए एक डायग्राम हम लोग देखते हैं और इस डायग्राम के बेसिस पे इस चीज को और भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, ये वही तराजू वाला केस है। मान लीजिए एक तरफ ये वेट वेइंग मेजर रखा हुआ है, दूसरी तरफ सपोज ये जलेबी रखी हुई है, और ये आप लोगों का एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहां से ये घूम सकती है। ये आर्म है, आर्म के ऊपर निशान लगे हुए हैं, मैंने कहीं भी दोनों को खैर हैंग कर दिया है, दोनों पेन को हैंग कर दिया है। एक तरफ मैंने F2 फोर्स लगाया, दैट इज M2G, जिसको मैं W2 कह सकता हूं। एक तरफ मैंने F1 लगाया, दैट इज M1G, जिसको मैं W1 कह सकता हूं। ऑब्वियसली सब लोग जानते हैं जो वेट का एक्शन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा या सेंटर ऑफ अर्थ होगा, तो दोनों वेट तो यानी दोनों फोर्स की डायरेक्शन तो मैंने यहां मेंशन कर दी। अब मैं मोमेंट्स की बात करता हूं, मैं टॉर्क की बात करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां दो वेक्टर क्वांटिटी है, एक मेरे पास फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरा मेरा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहां पे ये तो हो गया लाइन ऑफ एक्शन किसका? फोर्स F2 का। अब इस लाइन ऑफ एक्शन के साथ में डिस्प्लेसमेंट मेरे को कंसीडरेशन में लेना है। लाइन ऑफ एक्शन के साथ में डिस्प्लेसमेंट की बात मैं करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूं तो देखिए डिस्प्लेसमेंट है मेरा ये, यानी डिस्प्लेसमेंट की लाइन ऑफ एक्शन ये है। तो अगर मैं बात करता हूं क्या फोर्स के टर्निंग इफेक्ट की, तो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट यहां पे आएगा इस तरीके से, और जहां तक लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इनके बीच एंगल की बात है तो ये आएगा कितना? 90 डिग्री। अब जरा इसके दूसरी तरफ मैं देखता हूं, ये देखिए अगेन मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, दोनों में बिल्कुल पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन है, लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा डियर स्टूडेंट्स ये। अब देखिए एंगल मेजरमेंट की जब मैं बात करता हूं तो ऑलवेज एंगल मेजरमेंट मेरे को करना होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं इसको 90 डिग्री कह रहा हूं तो ऑब्वियसली मेरे को इसको कहना होगा कितना? 270 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या हो गया? 270 डिग्री। अब देखिए साइन कन्वेंशन के दो तरीके यहां पे हो सकते हैं। पहला तरीका जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं वो था क्या कि अगर टर्निंग इफेक्ट मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, टर्निंग इफेक्ट कैसा है मेरा? एंटी क्लॉकवाइज है, तो टॉर्क मेरा पॉजिटिव होगा, और अगर टर्निंग इफेक्ट मेरा क्लॉकवाइज है तो टॉर्क मेरा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां अगर मैं देखता हूं तो इस वेट की वजह से टर्निंग इफेक्ट मेरा क्लॉकवाइज आएगा, तो इस तरह से ये वाला टॉर्क मेरा नेगेटिव हो गया, और यहां पर अगर मैं देखूं तो टर्निंग इफेक्ट मेरा एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये वाला टॉर्क जो है वो कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। इस तरह से अगर मैं बात करूं पॉजिटिव टॉर्क की और बात करूं नेगेटिव टॉर्क की, इन दोनों के मैग्नीट्यूड अगर आपस में बराबर हो जाएं, डायरेक्शंस तो अपोजिट हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज है एक क्लॉकवाइज है, अगर इनके मैग्नीट्यूड आपस में बराबर हो जाएं तो मैं कहूंगा कि मेरा ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है जिसमें दो वेट लगा रखे थे, लाइन ऑफ एक्शन था, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। और कौन से इक्विलिब्रियम में? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। देखिए जो हमारा ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम था उसको हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम यहां बात कर रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। तो ए बॉडी सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ the net torque acting on a body is 0। net torque acting on a body 0, इसका मतलब जो पॉजिटिव टॉर्क्स हैं वो बराबर है किसके? नेगेटिव टॉर्क के। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर मैं बात करना चाहता हूं तो नो डाउट ये अगर टॉर्क 1 है, ये अगर टॉर्क 2 है, दोनों की मैग्नीट्यूड अगर आपस में बराबर हैं, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है ही, तो मैं इसको कहूंगा कि ये जो है मेरा इक्विलिब्रियम में है। और डियर स्टूडेंट्स, इसी चीज को अगर मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर देता हूं तो उसको मैं कहता हूं क्या? प्रिंसिपल ऑफ लीवर। तो प्रिंसिपल ऑफ लीवर में अगर मैं बात करूं तो देखिए दोनों चीजों को मैंने यहां मेंशन कर रखा है, एंटी क्लॉकवाइज F1 D1, और क्लॉकवाइज की मैं बात करता हूं तो दैट इज F2 D2। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों ही मेरे को क्लियर हो गए।
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स की बात। अब अगर इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है तो नो डाउट मैं क्या कह सकता हूं, इनको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कह सकता हूं। तो ये मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। W1 D1 इक्वल्स टू W2 D2, या मैं इसको कह सकता हूं लोड मल्टीप्लाइड बाय लोड आर्म इक्वल्स टू एफर्ट मल्टीप्लाइड बाय एफर्ट आर्म। अब इन दोनों में से मैं किसी एक आर्म को अपनी मर्जी से लोड आर्म कहता हूं और दूसरी आर्म को क्या कहता हूं, यहां से दूसरी तरफ की जो आर्म है उसको क्या कहता हूं, इफेक्ट आर्म कहता हूं। तो यहां से एक बड़ा मजेदार सा रिलेशन भी हम लोगों को मिल जाता है जिसके बेसिस पे हम लोग धर्म कांटा बनाते हैं। आपने देखा होगा एक ट्रक को ले जाकर के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा कर देते हैं और छोटे से वेट्स की हेल्प से हम लोग मेजर कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स यहां से जरा देखिए क्या F1 अपॉन F2 इक्वल्स टू D2 ओवर D1, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलता है। तो आपको अगर छोटे फोर्स से किसी बड़े फोर्स को कंपेयर करना है, छोटा फोर्स मान लीजिए छोटे छोटे वेट्स कह सकता हूं मैं, बड़ा फोर्स मान लीजिए मैं ट्रक कह देता हूं कि मान लीजिए ट्रक का वेट मेरे को कंपेयर करना है छोटे छोटे फोर्सेस की हेल्प से, तो नो डाउट मैं जो मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहां से दोनों तरफ की डिस्टेंसेस को गवर्न करके D2 D1 को गवर्न करके निकाल सकता हूं। तो नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली होता यह है कि अगर मेरे को ट्रक को मेजर करना है तो मैं अपनी जो लीवर आर्म है उसको इस तरीके से सेट करता हूं, एक तरफ की डिस्टेंस D1 को काफी छोटा रखता हूं, दूसरी तरफ की डिस्टेंस D2 को काफी बड़ा रखता हूं। तो ऑब्वियसली जो रिलेशन मैंने यहां पे पढ़ा है इससे यहां अगर मैं एक छोटा फोर्स भी लगाऊंगा, F2 छोटा भी लगाऊंगा, तो ऐसी स्थिति में इधर जो F1 है वो काफी बड़ा मेरा इससे बैलेंस हो सकता है। इस तरह से मैं क्या करता हूं, यहां पे अपना ट्रक खड़ा करता हूं और यहां पे छोटे छोटे वेट्स लगाता हूं और जब ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो मैं कहता हूं कि इस ट्रक का वेट इतना है। कैलिब्रेशन के थ्रू आई होप सो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स ये सारी की सारी चीजें थी, अब मैं समझता हूं आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इसी से रिलेटेड कुछ चीजें और भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जरा देखिए वो क्या क्या है। कपल। अब देखिए कपल का मतलब सीधे सीधे समझ में आता है जोड़ा, लेकिन अब ये जोड़ा कौन सा है ये जरा हम लोगों को देखना है। कपल का मतलब सीधी सी बात है दो चीजें तो होंगी ही होंगी, और जहां तक मैं समझता हूं दो चीजें एक दूसरे के अपोजिट भी होंगी। जस्ट लाइक हम लोग हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं तो दैट इज कपल। अब नो डाउट उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ में हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जेंडर अपोजिट होता है। तो इसी तरीके से जब मैं कपल की बात करूंगा तो यहां भी मुझे दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस के बारे में बात करनी होगी, टॉर्क के बारे में बात करनी होगी। अब वो कैसे इफेक्ट में आएंगे, क्या करेंगे, ये बात मैं जरा अभी समझने की कोशिश करता हूं, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, इस डायग्राम को थोड़ा हम लोग ध्यान से देखेंगे फिर आगे की बात करेंगे। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एक आर्म है, इस आर्म में ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है O जिसको मैंने कहा हुआ है। ऑब्वियसली एक तरफ की जो आर्म है वो कंपैरेटिवली लंबी है, दूसरी तरफ की आर्म छोटी है, आप सब देख पा रहे हैं। यहां से मैंने B पॉइंट के ऊपर कोई एक फोर्स लगाया, A पॉइंट के ऊपर कोई दूसरा फोर्स लगाया, तो नो डाउट अब यहां पर क्या हो रहा है, दो टॉर्क लग रहे हैं। एक टॉर्क इस F की वजह से लग रहा है, दूसरा टॉर्क A पॉइंट पर इस फोर्स की वजह से लग रहा है। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जब कोई दो फोर्स जिनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो एक बॉडी के ऊपर लगते हैं तो क्या बनाते हैं, कपल बनाते हैं। इसी चीज को हमने कैसे लिखा है जरा समझते हैं। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, यानी दो फोर्स होंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, एक्टिंग ऑन ए बॉडी अलोंग टू डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन। इस बात को ध्यान से समझेंगे, टू डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन। अब यहां मैं देखता हूं तो दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो निश्चित रूप से क्या है, अलग अलग हैं। एक
कपल हैज ए टर्निंग इफेक्ट, यानी इस तरह का अरेंजमेंट जो होगा उसमें क्या होगा, निश्चित रूप से एक टर्निंग इफेक्ट होगा, बट नो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स जीरो होगा। जब नेट फोर्स जीरो होगा तो ट्रांसलेशनल मोशन जीरो होगा, लेकिन इसमें रोटेशनल मोशन आने की प्रोबेबिलिटी होगी। कपल के बहुत सारे एग्जांपल्स मिलते हैं, जस्ट लाइक आप बॉटल की ढक्कन खोलते हैं, मैं यहां से ढक्कन तो समझ गए होंगे, नहीं भैया हंसने की बात नहीं है, ढक्कन का मतलब सीधे सीधे कैप। हमें लैंग्वेज वो यूज करनी चाहिए जो सबकी समझ में आ जाए। तो जिस रीजन में हम लोग रह रहे हैं, जहां क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, ढक्कन का मतलब कैप से होता है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे इस कैप को ओपन करना है तो निश्चित रूप से एक फोर्स मेरे को इस बॉटल के ऊपर नीचे अप्लाई करना होता है, दूसरा कैप के ऊपर अप्लाई करना होता है। ये कितना भी लूज कैप लगी हो, अगर मैं इस पे बॉटल पे नीचे कोई फोर्स नहीं लगाता, मैं ऊपर से कितना भी घुमाता हूं तो बॉटल देखिए पूरी घूम रही है, लेकिन कैप नहीं खुल रही। कैप को मैं नहीं हटा सकता। अगर मुझे कैप हटानी है तो नो डाउट दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है लगाना ही पड़ेगा, कपल लगाना ही पड़ेगा। अब लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, तो नो डाउट ट्रांसलेटरी मोशन बॉटल में कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये कैप जो है वो मेरी डिसमेंटल हुई जा रही है, खुल जा रही है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो डियर स्टूडेंट्स, कपल में नेट फोर्स हमारा जीरो होता है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होते हैं, और खास बात जो दोनों फोर्स हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग होता है, तभी कपल का कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज तो एक दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ये मेरे पास एक कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स मैंने ये लगाया और दूसरा फोर्स मैंने ये लगाया। अब ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये टॉर्क अप्लाई नहीं कर रहे, टर्निंग इफेक्ट अप्लाई नहीं कर रहे। मैं इन दोनों फोर्सेस को लेकर के कपल का कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता, ये कपल नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि इन दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक ही है। अगर एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो हम लोग एक ही बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, तब तो उनको क्या कहते हैं, सूडो फोर्सेस कहते हैं। अगर अलग अलग बॉडीज के ऊपर लग रहे हैं तो हम लोग उनको एक्शन रिएक्शन कहते हैं, लेकिन उनको कपल नहीं कहते। तो खास बात क्या है कि कपल के लिए निश्चित रूप से जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्सेस का वो अलग अलग होना चाहिए, जैसा कि हमने इस डायग्राम में दिखा रखा है, दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग कपल कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। नो डाउट यहां पे मोमेंट ऑफ टॉर्क की बात मैं करता हूं अलोंग OA, तो F मल्टीप्लाइड बाय AO, F मल्टीप्लाइड बाय OB, यहां से सीधे सीधे मैं प्लेस कर सकता हूं F मल्टीप्लाइड बाय AB, तो टॉर्क इक्वल्स टू F इनटू D आ जाएगा। AB को मैंने ये कहा है, तो मोमेंट ऑफ कपल इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, hence torque और मोमेंट ऑफ कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ फर्कुलम। अब देखिए, जब मैं टॉर्क की बात करता हूं और मोमेंट ऑफ कपल की बात करता हूं, तो ये जो डेरिवेशन मैंने छोटा सा किया, इस छोटे से डेरिवेशन की हेल्प से मैं ये कह सकता हूं कि टॉर्क या मोमेंट ऑफ कपल जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ फर्कुलम होता है। मान लीजिए ये मेरे पास में कोई एक लाइन ऑफ एक्शन है, मैं फर्कुलम यहां पे लगाता हूं, या इसी लाइन ऑफ एक्शन में फर्कुलम यहां लगाता हूं, या इसी लाइन ऑफ एक्शन में फर्कुलम मैं यहां लगाता हूं। फर्कुलम तो समझते होंगे, 7th 8th में पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग। तो ऐसी स्थिति में मैंने इसको कहां चूज किया है, मैं कहां लगा रहा हूं, इस बात का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी मैं अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां चूज कर रहा हूं, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता कपल के ऊपर। नोटेबली हम लोग इसको एक बात खास रूप से पढ़ेंगे, ए कपल कैन ओनली बैलेंस्ड बाय एन इक्वल एंड अपोजिट कपल। यानी एक कपल को अगर मेरे को क्या करना है, बैलेंस करना है, तो दूसरा कपल ही लगाना पड़ेगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी आप लोग समझते हैं, फोर्स को बैलेंस करेगा फोर्स, टॉर्क को बैलेंस करेगा टॉर्क, कपल को बैलेंस करेगा कपल। तो आई होप सो टॉर्क और कपल के बीच में एक जो हेयर लाइन डिफरेंस है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, कपल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, वर्ब
डन बाय टॉर्क की बात करना चाहूंगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर टॉर्क लगा रहा हूं तो ऑब्वियसली उसमें टर्निंग इफेक्ट होगा। टर्निंग इफेक्ट होगा तो बॉडी अपनी जगह से रोटेट करेगी, उसकी ओरिएंटेशन में चेंज होगा। अब उस ओरिएंटेशन चेंज की वजह से वर्क डन का कॉन्सेप्ट कितना होगा, ये बात मुझे इस हेडिंग के अंदर पढ़नी है, दैट इज वर्क डन बाय ए टॉर्क। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं बॉडी एक बार सेलेक्ट कर लेता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास कोई लेमिना है, लेमिना समझते होंगे, सपोज रबर का टुकड़ा है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मैंने यहाँ पे फिक्स कर रखा है इसको। यहां मैं फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन मेरे को डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है, और जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो सपोज मेरी r है। अब जैसे ही मैं ये फोर्स लगाऊंगा तो इसके ऊपर क्या होगा, एक टर्निंग इफेक्ट होगा। पहले मेरा फोर्स ये था, जब ये बॉडी घूम गई तो फोर्स की डायरेक्शन ये आ जाएगी, और ज्यादा घूमेगी तो फोर्स की डायरेक्शन ये आ जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन हमेशा चेंज होती चली जा रही है, लेकिन फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। डियर स्टूडेंट्स, इस फोर्स की वजह से क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगेगा तो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो जाएगा डी थीटा या डेल्टा थीटा। अब इस डेल्टा थीटा को मैं लिख सकता हूं आर्क अपॉन रेडियस। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां मैंने लिखा हुआ है डेल्टा थीटा इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, जो आर्क है पी क्यू, इस आर्क को मैं सेपरेट कर सकता हूं, और पी क्यू आर्क इक्वल्स टू मैंने यहां मेंशन कर दिया आर डेल्टा थीटा। क्यों किया अभी समझ में आ जाएगा। वर्क डन सब जानते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट होता है, जानते हैं ना। तो फोर्स तो मेरे पास है ही, अब ये डिस्प्लेसमेंट जो है नो डाउट इस फोर्स की वजह से इस आर्क के बराबर है। भाई यहां मैंने फोर्स लगाया, इसकी वजह से ये यहां पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इस आर्क के बराबर। छोटा डिस्प्लेसमेंट मेरे को कंसीडर करना है, तो मैंने यहां पे आर्क छोटा ही कंसीडर किया है। तो नो डाउट इस डिस्प्लेसमेंट को मैं आर के बराबर प्लेस करूंगा, और आर कितना है, आर इंटू डेल्टा थीटा है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो एफ इंटू आर ये आपको टॉर्क प्रोवाइड करता है इंटू डेल्टा थीटा। तो ऑब्वियसली वर्क डन का जो कॉन्सेप्ट है वो टाउ मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूं नॉर्मल वर्क डन से, तो नॉर्मल वर्क डन के केस में या ट्रांसलेटरी वर्क डन जो था उसके केस में क्या था, F इंटू डिस्प्लेसमेंट था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वर्क और ये वर्क दोनों बात एक ही है। मेरा फोर्स रिप्लेस हो गया है किससे, टॉर्क से। मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है जो कैसा था, ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट था, वो डिस्प्लेस हो गया है किससे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। तो निश्चित रूप से अगर मैं टर्निंग इफेक्ट को मल्टीप्लाई कर दूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से, तो मुझे क्या मिल जाता है, वर्क डन मिल जाता है। क्वांटिटी वही है, डायमेंशंस वही आएंगे। आप चाहें तो यहां डायमेंशंस डाल करके भी इसको कंपेयर कर सकते हैं, यूनिट्स डाल के कंपेयर कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में वर्क तो वर्क ही है, कहीं से भी निकल के आया कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी सिंपल सी बात है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको वर्क डन बाय द टॉर्क का क्लियर हो गया होगा। आप इसको ग्रेस्प करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगेन मैं कह रहा हूं, हम यहाँ फिजिक्स में ट्रेलर पढ़ रहे हैं, अब इस ट्रेलर से ही कोई बच्चा परेशान हो जाता है तो परेशानी वाली बात ही है, लेकिन परेशान होना नहीं चाहिए। यहाँ से ये देखिए कौन से टॉपिक में इंटरेस्ट आ रहा है, उसी टॉपिक को लेकर के आप लोग इंजीनियरिंग कीजिए, उसी टॉपिक में अपनी ब्रांच चूज कीजिए, उसी को आप लोग अपना पैशन को ही अपना क्या बनाइए, आजीविका का साधन बनाइए। जो आपको अच्छा लगता है उसी की हेल्प से आप लोग पैसा कमाने की कोशिश करेंगे तो नो डाउट बहुत अच्छे से पैसा कमा लेंगे। आपको मानसिक थकान नहीं होगी, मानसिक थकान नहीं होगी तो शारीरिक थकान भी नहीं होगी। जिस काम को करने में मजा आता है उसी को पैसा कमाने के लिए यूज कीजिए। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था जो वर्क डन का, मैं समझता हूं क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू टाउ इनटू डेल्टा थीटा आया। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रेशन लेना चाहता हूं तब भी बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है। W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन टाउ इनटू डी थीटा। लिमिट्स की बात है, मैं इसमें थीटा 1 थीटा 2 दे देता हूं। अब देखिए ऊपर जो डायग्राम था इसमें हम लोगों ने क्या कर रखा था, इसमें हम लोगों ने थीटा 1 को 0 ले रखा था, मतलब जहां हम हैं वहां पे हमने एंगल को 0 कंसीडर कर लिया, और यहां पे अगर एंगल को मैंने 0 कंसीडर कर लिया और इस जगह पर जाकर के इसको डेल्टा थीटा कंसीडर कर लिया, तो लिमिट्स हो गई मेरी 0 डिग्री से लेकर के क्या डेल्टा थीटा तक।
अब मान लीजिए इसी डायग्राम को मैं ऐसे ले लेता हूं कि भैया पहले मैं यहां पे था, तो सपोज यहां पे थीटा 1 बन रहा था, अब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां पहुंच गया, इस जगह पे डेल्टा थीटा एंगल में चेंज आया और ये फाइनल एंगल हो गया थीटा 2। तो नो डाउट मैं जो है ना यहाँ पे लिमिट्स दे सकता हूं थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक की। तो यही काम हमने इंटीग्रेशन वाले कॉन्सेप्ट में कर रखा है, वहां पे हम लोगों ने लिमिट्स प्लेस कर रखी हैं, कहां इनिशियल से फाइनल की तरफ, दैट इज थीटा 1 टू थीटा 2। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू वर्क डन बाय ए टॉर्क। अब देखो बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, पावर की बात करते हैं, बिल्कुल एनालॉगस है। जिन बच्चों ने वर्क डन की, वर्क पावर एनर्जी वाली वो चैप्टर अच्छे से पढ़ रखी है, उनको मैं समझता हूं कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं आनी चाहिए। तो बिल्कुल उसी के एनालॉगस सारी चीजें चलती चली आ रही हैं। चलिए पावर की बात मैं करता हूं। पावर डिलीवर्ड बाय ए टॉर्क, जो टर्निंग इफेक्ट है उससे पावर का भी कॉन्सेप्ट आएगा। कैसे आएगा बच्चों, थोड़ा रिकॉल करते हैं। पावर इक्वल टू क्या था, वर्क डन अपॉन टाइम था, समझ गए। बस देखिए वर्क डन अपॉन टाइम मैंने यहां पे लिखा, और निश्चित रूप से जो मेरा वर्क डन था वो क्या था, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा था। तो मैंने इसको डेल्टा टी से डिवाइड किया पावर निकालने के लिए, तो ये हो गया टाउ डी थीटा ओवर डेल्टा टी। अब डी थीटा ओवर डेल्टा टी जो है ये क्या देता है मेरे को, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी देता है, क्या, डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी, या कोई बच्चा लिख सकता है डी थीटा ओवर डी टी, डजंट मैटर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम बहुत पहले क्लियर कर चुके हैं। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स पावर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दैट इज इक्वल्स टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, वेयर ओमेगा इज टर्म्ड एज एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं समझता हूं बच्चों ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। पावर का कॉन्सेप्ट भी आ गया होगा, यहां से आप डायमेंशंस डाल के एज वेल एज की यूनिट्स डाल के देख सकते हैं कि जो ट्रांसलेटरी मोशन में हमारा पावर का कॉन्सेप्ट आ रहा था वहां भी कुछ ऐसा ही आ रहा था। अगर याद हो तो वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आपने कहा था, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया तो ये वेलोसिटी हो गया था। ये क्या था, फोर्स इनटू वेलोसिटी, बड़ा फेमस सा फॉर्मूला था। बिल्कुल इसी के एनालॉगस है मेरा ये वाला फॉर्मूला, क्या, वर्क डन इक्वल्स टू टॉर्क मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। अगर आप देखेंगे तो जो ट्रांसलेटरी फोर्स था उसको मैंने यहां टॉर्क के साथ में कंपेयर कर दिया या रिप्लेस कर दिया। जो ट्रांसलेटरी वेलोसिटी थी उसको मैंने एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दिया, और वही कॉन्सेप्ट मेरे को किसका मिल गया, पावर का मिल गया, सॉरी दैट इज पावर। तो पावर इक्वल्स टू टाउ मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो यहां से सारी चीजें एनालॉगस हम लोगों को मिलती चली जा रही हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग यूज करना चाहेंगे वेक्टर अलजेब्रा को। किस लिए यूज करना चाहेंगे वेक्टर अलजेब्रा को, जिससे कि हमारा टॉर्क जो है या जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है, जो हमारी फोर्स है, वो इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स आ जाए। तो डिस्टेंस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ या एफ क्रॉस आर। अभी तक हम लोग इसको डी यूज कर रहे थे, डजंट मैटर, आप इसको डी नाम दीजिए, आर दीजिए, लेकिन है क्या, ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है इन बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एक्शन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, उनके बीच में। तो डी कहो आर कहो डजंट मैटर। तो आप टॉर्क इक्वल्स टू यहां से इस क्रॉस प्रोडक्ट को मेंशन कर देते हो आर एफ साइन थीटा। तो आई होप सो वेक्टर नोटेशन भी आप लोगों को टॉर्क का क्लियर हो गया होगा। अभी इसमें हम लोग बहुत सारा कुछ और भी पढ़ने वाले हैं। अब ये वेक्टर्स के बेसिस पे डायरेक्शन की बात यहां पे दी हुई है डियर स्टूडेंट्स। तो इस डायग्राम को हम लोग समझेंगे, जो राइट हैंड स्क्रू रूल है उसी राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से हम लोग निकालेंगे इसको। और भी कुछ नाम हम लोगों ने दे रखे हैं, वो भी यहां पढ़ेंगे। देखिए चलिए ये आप जरा देखिए, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब जो मेरे पास फोर्स वेक्टर है वो जेड और वाई प्लेन में यहां पे काम कर रहा है, ठीक है। चलो मैं रियल फिगर की बात कर लेता हूं, ये यहां पे हाइपोथेटिकल दे रखा है, रियल फिगर की बात कर लेते हैं। तो एक्स और वाई प्लेन में हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट है मेरा आर। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? यहां पे मैं इस एंगल को 90 कहूं, इसको 90 कहूं, बात एक ही है, ठीक है। ये बात समझ में आई गई होगी कि अगर मान लीजिए ये फोर्स यहां ना हो करके यहां होता या यहां होता, तो ऑब्वियसली मैं जो साथ में ले रहा हूं टॉर्क इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा, तो साइन थीटा इसलिए ले रहा हूं, ठीक है।
परपेंडिकुलर है तो साइन 90 हो गया, साइन 90 हो गया तो f इंटू आर ही मिल जाता है मेरे को। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरे दोनों कंपोनेंट कहां है, एक्स वाई प्लेन में है, तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंडेड स्क्रू रूल जो मेरी टॉर्क की डायरेक्शन आएगी वो जेड एक्सिस पे आएगी, यानी वाई एक्सिस एज वेल एज एक्स एक्सिस दोनों के ही परपेंडिकुलर। इसको हम लोग राइट हैंडेड स्क्रू रूल से पढ़ सकते हैं। सबको याद होगा कि हम लोगों ने ऐसे करके किया था, इसको घुमाया कैसे, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घुमाने से ये कहां जा रहा था, अंदर जा रहा था, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से कहां आ रहा था, बाहर आ रहा था। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने कहा था एंटी क्लॉकवाइज अगर मेरा टर्निंग इफेक्ट है तो दैट विल बी पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट है दैट मस्ट बी नेगेटिव। तो यहां इस फिगर में आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो ये तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस के ऊपर मेरे को मिल गया और नो डाउट नेगेटिव साइन के साथ में आएगा। और अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, ये बाहर आ रहा है, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस पे आएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन इसकी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बात और समझ लीजिए, जब मैं यहाँ पे लिखता हूं टॉर्क इक्वल्स टू एफ आर, या चलो एफ क्रॉस आर लिख लेता हूं, या आर क्रॉस एफ लिख लेता हूं, डोंट बी कंफ्यूजिंग, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। डायरेक्शन मैंने अभी आपको बता दी कि अगर आप जो है, और एक बार समझ लीजिए, मान लीजिए ये आपका एफ है और ये आपका आर है। अब अगर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, कैसा है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो टॉर्क यहां पे पॉजिटिव होगा। गेटिंग कॉन्सेप्ट और नॉट? और अगर टर्निंग इफेक्ट मेरा क्लॉकवाइज है तो मेरा टॉर्क जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहां से भी हम लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए। चलिए, तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए यहां पे, यहां टॉर्क जो है वो परपेंडिकुलर है एफ के, एज वेल एज टॉर्क परपेंडिकुलर है आर के। तो यहां मेरे को दो पेयर मिल गए परपेंडिकुलर क्वांटिटीज के। पहला पेयर टॉर्क एंड फोर्स, दूसरा पेयर टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट। किस किस के बीच में, एक्सिस ऑफ रोटेशन एज वेल एज लाइन ऑफ एक्शन के बीच में। तो अगर आपसे यहां पे ये पूछ ले भैया इस पर्टिकुलर इक्वेशन में दो परपेंडिकुलर क्वांटिटीज के पेयर बना के दो, तो ये वाला हो गया। नॉर्मली क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस हो जाता है। तो डायरेक्शन के लिए आगे हम लोगों ने यहाँ पे रूल को डिफाइन कर रखा है। तो एग्जाम में अगर आ जाता है तो कैसे डिफाइन आप लोग देंगे, ये बात समझना है डियर स्टूडेंट्स। मैं इसको एक बार रीड करके बता देता हूँ, आप समझ लेंगे। लिखने के लिए तो आपके पास घर पे बहुत सारा टाइम है, आप कभी भी लिख सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क टाउ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing vectors f and r. Its sense is determined by right hand rule. ये राइट हैंड स्क्रू रूल कह सकते हैं हम लोग, इसको ज्यादा बेटर होगा। अब राइट हैंड स्क्रू रूल है क्या, वो जरा देखिए हमने क्या रखा है। If we curl the fingers of our right hand in the direction in which vector r must be rotated, यानी जिधर टर्निंग इफेक्ट है, to move into the position of vector f through the smaller angle between them, then the extended thumb gives the sense of torque. तो अगर मैं उसी फिगर को ऊपर दिखा देता हूं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को और कर्ल को इस तरीके से ले लूं कि ये जो फिंगर की मेरी रोटेशन है, वो फिंगर की रोटेशन अगर रिप्रेजेंट करती है किसको, आर को, तो ऐसी स्थिति में जो मेरा थंब है वो टॉर्क को रिप्रेजेंट करेगा। तो डिस्टेंस दो तरीके हैं, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। टर्निंग इफेक्ट अगर आपका क्लॉकवाइज है दैट इट मस्ट बी नेगेटिव, और टर्निंग इफेक्ट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है दैट मस्ट बी पॉजिटिव। या फिर आप जो है राइट हैंड कर्व रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से निश्चित रूप से निकाल के दे सकते हैं डायरेक्शंस। तो आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की डायरेक्शन पहले से नहीं देखेंगे, अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी तरीका अडॉप्ट करके डायरेक्शन निकालेंगे, फिर आप आंसर के साथ में उसको मैच करेंगे। अगर आपका सोचा हुआ और आंसर दोनों सेम है तो ठीक है, अगर कहीं डिस्क्रिपेंसी है तो यू मे व्हाट्सएप मी, यू मे कॉल मी, व्हाटएवर, और अपना डाउट क्लियर करेंगे। एक बात समझ लीजिए, कोई जरूरी नहीं होता हम 100 न्यूमेरिकल करें, लेकिन हम समझ के अंडरस्टैंडिंग में डाल करके अगर 4 न्यूमेरिकल भी करते हैं, 4 न्यूमेरिकल हमें अलग अलग नई नई बातें सिखा देते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो हम कोई भी न्यूमेरिकल रन टाइम पे जाके कर सकते हैं। ये एक अलग बात है कि ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने से हमारी स्पीड फास्ट हो जाती है, एक्यूरेसी भी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, लेकिन पहले एक्यूरेसी जरूरी है, देन आफ्टर स्पीड। ऐसी स्पीड का कोई फायदा नहीं जो आगे जाकर के एक्सीडेंट करा दे, यानी आंसर गलत लेके आ जाए। तो कभी भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। और डियर स्टूडेंट देखिए, डरते हैं बच्चे पता नहीं क्यों IIT JEE नीट से,
अरे भैया इनका कट ऑफ तो देखो, 360 में से 100 नंबर वाला, कितना, 360 में से 100 नंबर वाला बच्चा सेलेक्ट हो जाता है जनरल में। और अगर मैं SC ST OBC की बात करता हूं तो वहां कहीं ना कहीं मेरिट नीचे ही जाती है नॉर्मल केसेस में। तो भैया 360 में से 100 नंबर कोई बड़ी बात होती है क्या? बस प्रॉब्लम क्या होती है, सब स्पीड के चक्कर में लगे रहते हैं, एक्यूरेसी कोई देखता नहीं, अल्टीमेटली वो 100 नंबर भी नहीं आते। कोई जरूरी थोड़ी है आप 360 नंबर का पूरा अटेम्प्ट करके आओ। आप तो टारगेट बना लो कि जी मेरे को देखो मेरिट में अगर नहीं आने वाली बात है तो सिर्फ सिलेक्शन वाली बात है, तो भैया मेरिट के लिए तो आपको सारा अटेम्प्ट भी करना होगा, स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ सिलेक्शन की बात है तो भैया टारगेट करके जाओ कि मेरे को तो 360 में से अटेम्प्ट ही 200 का करना है और 200 में 200 पूरे लाने हैं, क्या समझे? तो भैया बड़े आराम से ठीक ठाक IIT मिल जाता है। दिल्ली IIT चाहिए तो भैया 300 नंबर चाहिए। अब 300 नंबर के लिए तो फिर उसी के अकॉर्डिंग काम करना है, जो जितना काम करेगा पा जाएगा। चलिए तो बच्चों मैं समझता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। एज यूजुअल जैसा हम लोग करते आए हैं, हर क्लास के एंड में जाकर के न्यूमेरिकल करते हैं, उस न्यूमेरिकल के बेसिस पे हम लोगों को पता लग जाता है कि हमने क्या पढ़ा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स का, टॉर्क का, कपल का, जो 3-4 कॉन्सेप्ट एक दूसरे से बिल्कुल लगे हुए थे, पावर का, वर्क डन का, ये जो भी हमने पढ़ा उसके बेसिस पे यहाँ हमने न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं। तो एक न्यूमेरिकल हम यहाँ करते हैं, दूसरा न्यूमेरिकल आप घर पे ट्राई करेंगे। नो डाउट जो न्यूमेरिकल मैं करूंगा वो आपको आसान लगेगा और जिसे आप करेंगे थोड़ा मुश्किल लगेगा, तो यू हैव टू सेलेक्ट इट। बाकी मेरी नजर में तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड है और ऐसे सिलेक्टेड है कि आपको कुछ न कुछ यहाँ से मिलेगा, इंपॉर्टेंट भी है, जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी रखते हैं और 3 मार्क्स में कम से कम आता है। अब हमारे MCQ की बात करेंगे तो इट में भी सेम क्वेश्चन आपको MCQ में भी मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट टाइम आपके पास एडिक्वेट होता है और उस टाइम में आप उसको प्रॉपर सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके जो भी फाइनल आंसर आता है उसमें टिक कर दीजिए। अब एक बात और आगे से ध्यान रखनी है, मेरे को याद आ गया इसी सब चीज को देखते हुए, टेस्ट को MCQ को ध्यान में रखते हुए। डियर स्टूडेंट देखिए अभी तक आप जो टेस्ट देते हैं, MCQ देते हैं, आपने टिक लगाया और आंसर आ गया और आपको मेरिट मिल गई, आपका फोटो डिस्प्ले हो गया, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत ठीक है। जिसके अच्छे मार्क्स आए उसका डिस्प्ले हो गया, जिसके नहीं आए वो अगली बार कोशिश करके ले आएगा। अब अगली बार से आपको करना क्या है ये और समझ लीजिए, आपको एक रफ कॉपी जो साथ में लेकर के बैठते हैं उसकी फोटो लेकर के सेंड करनी है, अपलोड करनी है ऐप के अंदर ही, टेस्ट के साथ साथ। समझ गया? आपने टिक किया, आपका टेस्ट क्या हो गया, सबमिट हो गया। जैसे ही टेस्ट सबमिट होता है तो जिस रफ कॉपी पे आप रफ कैलकुलेशंस कर रहे थे, आपने सारी कैलकुलेशन दिमाग में कर ली, बहुत बढ़िया, लेकिन मान लीजिए किसी में कोई डायग्राम बनाना पड़ा, किसी में कुछ लिखना पड़ा, किसी में फॉर्मूला लिखना पड़ा, कुछ में कोई छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी पड़ी, तो वो आप एक पेज पे ही कीजिए और उस पेज की फोटो लेकर के अटैच कर दीजिए ऐप के अंदर जो असाइनमेंट वाला सेक्शन है। तो एग्जैक्टली आई वांट टू नो व्हाट वाज योर थिंक प्रोसेस, आपने किस तरीके से सोचा, कितनी कैलकुलेशन की, कितना आपने ब्रेन का यूज किया, कितना कॉपी पेन का यूज किया, तो उससे मुझे ये एसेस करने में आसानी हो जाएगी कि एग्जैक्टली व्हाट इज योर मेंटल स्टेट। उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ अपने पढ़ाने की जो स्ट्रेटजी है उसको चेंज कर सकता हूं। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि भैया सब बच्चों के लिए सब कुछ हो जाए, लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नया मैं कर सकता हूं। उनके लिए अलग से टेस्ट भी जनरेट कर सकता हूं, उनके लिए कुछ अलग से क्लासेस भी अपलोड कर सकता हूं, ठीक है। या फिर मेरे को लगता है कि थिंक प्रोसेस कहीं ना कहीं गड़बड़ है ज्यादातर बच्चों का, तो मैं अपनी स्ट्रेटजी में कुछ चेंजेस लेके आऊंगा जिसकी हेल्प से कहीं ना कहीं आप लोगों को जो कंटेंट मिल रहा है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो आप जो है उस रफ पेपर का फोटो लेंगे और जो हमारा असाइनमेंट वाला सेक्शन है उसमें ऑप्शन आता है अटैच फाइल, तो आप फोटो उसका क्लिक करेंगे और उसके साथ अटैच कर देंगे और भेज देंगे। तो मैं उस टेस्ट के साथ साथ ही उसको भी एनालाइज कर लूंगा कि आपकी परफॉर्मेंस में कितना योगदान है आपका ब्रेन का, कितना योगदान है आपके हाथों का, कितना योगदान है पेन का, कॉपी का। समझ गए होंगे मैं क्या चाहता हूं। तो ये सारी चीजें एनालाइज करने में मुझे आसानी होगी। तो आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी और अगले टेस्ट से आप लोग हमेशा ऐसा करेंगे। चलिए एग्जाम्पल 10, ए मेटल बार 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चलो बात की बात देखेंगे।
4 किलोग्राम इन मास, यानी पूरी की पूरी जो रॉड है उसका मास जो है वो 4 किलोग्राम है। इज सपोर्टेड ऑन 2 नाइफ इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड्स। दोनों किनारे जो हैं उनसे 10 सेंटीमीटर पे 2 नाइफ एजेस लगे हुए हैं, उनसे है अटैच्ड है। ए 6 किलोग्राम वेट इज सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। देखो बच्चों, वो जैसे जैसे कह रहा है एक डायग्राम बना लेते हैं। हो सकता है डायग्राम इसमें दे रखा हो तो जो हमारा थिंक प्रोसेस है वो क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास कोई रॉड है, इसकी टोटल लेंथ 70 सेंटीमीटर है, इसका जो टोटल मास है वो 4 किलोग्राम है बच्चों। अब 2 नाइफ एज है जो दोनों एंड से 10-10 सेंटीमीटर पे, ये 10 सेंटीमीटर, यहां पे ये नाइफ एज लगा रखा है, ये यहां से 10 सेंटीमीटर, यहां पे भी एक नाइफ एज लगा रखा है, ठीक है। A 6 किलोग्राम वेट इज अटैच और सस्पेंडेड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड। अब किसी भी एक एंड से, उसने बताया नहीं है, तो 30 सेंटीमीटर में ये गया, यहां पे एक वेट मैंने अटैच कर दिया और ये कितना है 6 किलोग्राम। ध्यान रहे ये 6 किलोग्राम है तो मास है। जब मैं वेट की बात करूंगा तो नो डाउट, या फोर्स की बात करूंगा तो फोर्स जो है वो 6 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 होगा। सब लोग जानते हैं इसको, न्यूटन कह देंगे। ये तो समझ गए होंगे, क्योंकि मास कोई इफेक्ट नहीं रखता। मास जो है वो कहीं ना कहीं फोर्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि फोर्स ही हमारा सारी की सारी जगह पे काउंट हो रहा है। किसी भी फॉर्मूले में मास हम लोगों ने आइसोलेटेड नहीं पढ़ा है। मास को वेट में कन्वर्ट करते हैं कैसे, 9.8 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, और फिर उसको यूज करते हैं अपने सारे फॉर्मूलों में। चलिए, वन एंड फाइंड द रिएक्शंस एट द नाइफ एजेस, यानी यहां पर जो रिएक्शन है इसको मैं R1 कह देता हूं और यहां पे जो रिएक्शन है R2 कह देता हूं, ये मुझे पता करनी है। एट द नाइफ एजेस एज्यूम दैट बार टू बी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड होमोजीनियस। ये वो ना कहे तब भी मानना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि अगर हम इस बात को नहीं मानेंगे तो हमारे क्वेश्चन का साइज जो है वो बहुत लंबा हो जाता है। उसमें काफी सारी कैलकुलस हम लोगों को यूज करनी होती है, काफी सारा मैथमेटिक्स हम लोगों को यूज करना होता है। वो आगे की बात है, फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तो हमारा होमोजीनियस ही है, यानी रॉड जो है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है, उसका मास ना कहीं ज्यादा है ना कहीं कम है। चलिए, और आगे कह रहा है वो टेक 9.8। तो बच्चों मैं समझता हूं अब कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन जितना उसने दिया उसके अकॉर्डिंग सारा डायग्राम हमने बना दिया, ठीक है। अब एक बात और समझ लीजिए कि जो मेरे पास 4 किलोग्राम है, इसका जो एक्शन होगा वो एग्जैक्टली इस रॉड के सेंटर पे होगा। यानी 70 सेंटीमीटर की रॉड है तो 35 सेंटीमीटर इस एंड से और 35 सेंटीमीटर इस एंड से। इस तरीके से अगर मैं देखता हूं तो इस पे मेरे पास लगने वाले 2 फोर्स हो गए, एक ये 6 kg मल्टीप्लाइड बाई 9.8 और एक यहां पे दैट इज 4 kg मल्टीप्लाइड बाई 9.8। अब मुझे इस पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क इधर और इधर कंसीडर करना है, इस पॉइंट के अक्रॉस टॉर्क इधर और इधर कंसीडर करना है, इसको रोटेशनल इक्विलिब्रियम में डालना है, एज वेल एज जरूरत पड़ेगी तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी डालूंगा, क्योंकि बॉडी ना तो कहीं मूव कर रही है ना ही बॉडी में कहीं ओरिएंटेशन चेंज है, तो दोनों ही तरह के इक्विलिब्रियम है। जो मैंने यहां पे फिलॉसफी दी उसी फिलॉसफी को देकर के मैं निश्चित रूप से काम करना चाहूंगा। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भैया, फिजिक्स है उसमें तो कोई बात ही नहीं है। बाकी जो मैंने यहां एस्पेक्ट दिया इसको एक बार ग्रेस्प कीजिए, फिर आगे जो सॉल्यूशन दे रखा है वो मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। उस डायग्राम को भी हम लोग देखेंगे। हमने जो अपने थिंक प्रोसेस से डायग्राम बनाया और जो आंसर में डायग्राम है, दोनों को हम लोग कंपेयर भी करेंगे कि आखिर हमने सही सोचा या कुछ गलत सोचा। यू हैव टू रिकैप इट, एक बार दोबारा से इसको देख लीजिए, सारा क्वेश्चन पढ़िए और देखिए, और स्ट्रेटजी बनाइए। जो होशियार बच्चे हैं वो आंसर भी निकाल सकते हैं। चलिए, डायग्राम आपने रफ में बना लिया होगा। अब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं। देखिए, ये हम लोगों ने सारा यहाँ डिस्क्रिप्शन दे रखा है, R1 R2 रिएक्शन की बात कर रखी है, ये जितना भी था सारा कुछ बता रखा है। आपने देखा होगा वेट मेरा सेंटर में काम करेगा। बस हमारी फिगर में और इस फिगर में इतना अंतर है कि हमने जो है 30 सेंटीमीटर बी एंड से दिखा रखा था और इन्होंने 30 सेंटीमीटर ए एंड से दिखा रखा है। डजंट मैटर, वो किसी भी एंड से हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप ये कह लीजिए कि जो हमने बनाई थी वो इसकी मिरर इमेज थी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये इमेजिनेशन है, कोई राइट हैंड से इमेजिन करता है, कोई लेफ्ट हैंड से इमेजिन करता है। नॉर्मली यहाँ भी आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई भी चीज लिखते हैं तो उर्दू लिखने, हिंदी, इंग्लिश लिखने में ये अंतर होता है। आप जानते हैं इस बात को कि उर्दू जो लिखा जाता है वो ऑलवेज इस एंड से शुरू करके ऐसे इधर आते हैं, और जबकि हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं तो इस एंड से इधर जाते हैं। तो भैया ये हमारा सोचने का तरीका है कि हम जो है कहां से सोच रहे हैं। हम जो है इस एज से 30 सेंटीमीटर सोच रहे हैं, जो हमने डायग्राम बनाया था, और उस बंदे ने क्या किया, जो डायग्राम यहां पे दे रखा है वो इस एज से 30 सेंटीमीटर पे दिखा रखा है। बस इतना अंतर है। तो देखा नहीं स्टूडेंट्स, सारे पैरामीटर्स भी यहां पे दे रखे हैं। उन पैरामीटर्स को लेके कैलकुलेशन की बात करते हैं। देखिए ये फिगर एक बार सही से देख लीजिए, फिर देखिए ए बी पूरा 70 सेंटीमीटर दे रखा है। ए से लेकर के जी तक मैंने बताया था 35 होगा, सेंटर होगा। एपी जो है वो ये 30 सेंटीमीटर उसने दे रखा है। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट कर लिया। गेटिंग द कॉन्सेप्ट? अब यहां से ए के 1 यानी ये उसने अपने क्वेश्चन के अंदर ही रखा है 10 सेंटीमीटर है। इसी तरह से बी से K2 ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर है। अब अगर मैं K1 G की बात करता हूं, यानी यहां से लेकर के सेंटर तक की बात करता हूं, 25 सेंटीमीटर बचा, और K2 से सेंटर तक की बात करता हूं, अगेन 25 सेंटीमीटर बचा। सारी डिस्टेंसेस मेरे पास आ गई। W जो है वो 4 किलोग्राम है जैसा उसने दे रखा है, और W1 जो हमने एडिशनल हैंग किया था वो 6 किलोग्राम है, ये भी ठीक है। अब यहां इन्होंने क्या कर रखा है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो 9.8 न लेकर के 10 ले रखा है। कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए साहब, तो W और W1 की वैल्यू भी यहां इन्होंने लिख दिया, क्या 40 और 60। अब देखिए जो बात हमने यहां पे बताई थी, आपको क्या बताई थी, क्लियरली द रिएक्शंस R1 एंड R2 एक्ट वर्टिकली अपवर्ड फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। मैंने कहा था जरूरत पड़ेगी तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को भी हम लोग कंसीडर करेंगे, बाकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो हमने अभी पढ़ाई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो देखिए रिएक्शन R1 फोर्स है, R2 फोर्स है, W1 फोर्स है, W2 फोर्स है। ठीक है, नहीं समझे? समझ गए। अब यहां किसी बच्चे को दिक्कत आ रही होगी कि प्लस में W क्यों कर रखा है। देखो बच्चों, R1 R2 दोनों ऊपर लग रहे हैं, W1 और W दोनों नीचे लग रहे हैं। तो नो डाउट, या तो मैं यहां ब्रैकेट में डाल करके इसको माइनस लगा दूं। चलो मैं ब्रैकेट में डाल के माइनस लगा देता हूं, जिससे कि आपको थोड़ा कंफर्ट रहेगा, आप जो है अनकंफर्ट फील नहीं करेंगे। बाकी तो एक स्टेप मिस कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये लीजिए, मैंने इसको आपके तरह से लिख दिया। ठीक है, सॉरी, W1 W2 प्लस ही आएगा, तो दैट इज व्हाट प्लस, यस, ये हो गया सर। ठीक है, तो अब यहां से आप ये वैल्यू डालेंगे तो इस तरीके से आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, R1 प्लस R2 दोनों की वैल्यू आप लोगों को मिल गई 98। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए आपको जितने भी इसमें क्या बन रहे हैं, टॉर्क लग रहे हैं, सारे के सारे देखिए। अब देखिए टॉर्क मैं यहां पे बात करना चाहूंगा, कौन कौन से टॉर्क लग रहे हैं वो बात मैंने अभी यहां पे बताई हुई थी, फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके बाद फिर हम लोग वहां जाते हैं जहां सॉल्यूशन है। देखिए इस पॉइंट के अक्रॉस एक टॉर्क ये लग रहा है इस वेट की वजह से, और जो रिमेनिंग वेट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का, इसकी वजह से ये लग रहा है। इसी तरह से इट पॉइंट के अक्रॉस एक टॉर्क ये लग रहा है, दूसरा इस वेट की वजह से ये लग रहा है, और तीसरा इधर की तरफ ये लग रहा है। अब यहां भी अगर मैं बात करूंगा तो यहां भी एक टॉर्क ये और भी होगा, बिकॉज ऑफ यहां दो वेट है, W1 है और W2 है। तो W1 W2 की वजह से दो टॉर्क ये होंगे, और इधर जो ये हैंग कर रहा है मेरा पोर्शन, इसकी वजह से ये टॉर्क होगा। तो इन दोनों टॉर्क का सम इस टॉर्क के बराबर होगा, इन दोनों टॉर्क का सम इसके बराबर होगा। ये मेरी मेथोडोलॉजी है किसके लिए, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए। अब टॉर्क क्या होता है, बड़ा सिंपल सा, देखो जरा भैया, ये टर्निंग इफेक्ट दे रहा है मेरा, ये वाले दोनों टर्निंग इफेक्ट दे रहे हैं कैसे, क्लॉकवाइज, तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव होगा। ये टर्निंग इफेक्ट दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव होगा। ये टर्निंग इफेक्ट दे रहा है यहां से देखिए एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव होगा। ये टर्निंग इफेक्ट दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव होगा। ये वाला टर्निंग इफेक्ट दे रहा है मेरा क्लॉकवाइज, तो ये नेगेटिव होगा। ऑब्वियसली समझ गए होंगे कि इन दोनों टॉर्क को निकालूंगा, इस टॉर्क के बराबर डालूंगा, इन दोनों टॉर्क को निकालूंगा, इस टॉर्क के बराबर निकालूंगा, टॉर्क निकालना बहुत आसान सा काम है। क्या, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए फोर्स तो बड़ा क्लियर सा है, यूनिटरी मेथड से इधर बचा हुआ जो मास है उसका मैं फोर्स निकाल सकता हूं। यूनिटरी मेथड इधर लगाने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, बिकॉज ऑफ ये W और W1 सीधे सीधे रखे हैं।
इसी तरह से यूनिटी मेथड से मैं इसका मास निकालूंगा, फिर वेट निकाल लूंगा। जहां तक लाइन ऑफ एक्शन की बात होगी, किसकी, फोर्स की, तो ए से लेकर के K1 के बीच में सेंटर पर मैं ये मान लेता हूं, और इसी तरीके से इसके सेंटर पे ये बात मैं मान लेता हूं। अगर मैं इसको ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे मान लूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ऑफ दोनों तरफ क्या है, सिमेट्री है, डजंट मैटर। जो बाई टू होंगे दोनों एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो डिस्टेंस, अब मैं जो टॉर्क मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किए हैं उनको लिखने की कोशिश करता हूं। तो देखिए R1 K1G इक्वल्स टू W1 PG प्लस R2 K2G। इसी तरह से वैल्यूज डाल करके मैं यहां R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल के ले आता हूं, दैट इज 11.76। R1 प्लस R2 की वैल्यू ऊपर से लाया था मैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम से, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम से R1 माइनस R2 लेके आया। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, R1 R2 दोनों मेरे को मिल जाएंगे। इस तरीके से मैं जो है आंसर अपना प्लेस कर सकता हूं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। ज्यादा से ज्यादा यहां इस स्टेप पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे आप लोग इसको करने की कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो मेरे को व्हाट्सएप करेंगे और मैं आपकी हेल्प करूंगा, नो डाउट। तो ठीक है, आज की क्लास में हम लोग यही डिस्कस करना बंद करेंगे। एक न्यूमेरिकल इसमें और आगे है, लेटर वाला एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको पता ही है कि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन सारे के सारे इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे देती हैं। फिजिक्स को आसान बनाने का एक तरीका ये होता है कि आसान से क्वेश्चन करो और कहानी बंद कर दो, और फिजिक्स को आसान बनाने का दूसरा तरीका ये होता है कि जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, थोड़ा दिमाग लगाओ तो आसान बना दो। अब जो दूसरा तरीका है जिसमें आप मुश्किल क्वेश्चनों को करने के बाद कहते हो फिजिक्स आसान है, तो आपका सिलेक्शन 100% है। और आसान वाले न्यूमेरिकल्स को करके आप कहते हो फिजिक्स आसान है, तो भैया फिजिक्स फिर आपके काम की नहीं है, बेकार की चीज है, कोई फायदा नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स को आसान कैसे बनाना है समझ लो। और बच्चों देखो, फिजिक्स को आसान बनाना है तो और भी बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्या, बुक बंद करो, रख दो, पढ़ो ही मत फिजिक्स को। अरे भैया, जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, उनके लिए फिजिक्स बहुत आसान है, जरूरत ही नहीं है उनको ये न्यूमेरिकल करने की। तो भैया अपना अपना टेस्ट है। ओके, थैंक यू।